नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार एक नई क्रॉप के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो स्टार्ट कर लेगा क्रॉप को। बहुत ही प्यारी सी क्रॉप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और बहुत ही लंबी क्रॉप है। ओके दोस्तों, तो आज की जो क्रॉप है उसका नाम है गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं, जिसे अपन वीट के नाम से जानते हैं। ओके, सबसे पहले अपन नॉर्मल जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन आता है उसको देखते हैं। हर एक क्रॉप में अपना यही शेड्यूल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए मेरे साथ। कुछ चीजें समझाने वाली हैं जो आप मेरे साथ साथ जरूर समझिए और कुछ चीजों को मेरे साथ साथ जरूर नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पहले है वो है आपके बॉटनिकल नेम, यानी कि जो इसका बॉटनिकल नेम है वो क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो गेहूं है इसका बॉटनिकल नेम आप सभी को पता है। क्या नाम है? टिट्रिकम एस्टिवम। क्या है दोस्तों? टिट्रिकम एस्टिवम। ये तो क्या हो गया दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, कुल ये एक सीरियल्स क्रॉप है और आप लोग जानते हो सीरियल्स का मीनिंग पता है क्या? सीरियल्स एक रोमन भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? भगवान का भोजन, या फिर अपन बोलते हैं भगवान का फल। ठीक है ना? तो जो भी चीजें जो है, जो सीरियल्स जो शब्द है ये एक रोमन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का भोजन या फिर भगवान का फल। और इन सब का जो आपके जो फ्रूट टाइप है यानी कि फल है उसको अपन बोलते हैं कैरियोप्सिस, है ना? तो कुल है, कुल कौन सा है दोस्तों? ग्रेमिनी। ये इसका पुराना नाम है। हालांकि अभी जो पुराना नाम है वो नहीं पूछा जा रहा, उसकी जगह आपको एग्जाम में पोएसी मिल जाएगा। तो आपको पोएसी के ऊपर स्टार कर लेना है क्योंकि पोएसी एग्जाम में आने लायक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2n बराबर, यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, तो देखिए दोस्तों इसमें 42 यानी कि 42 जो है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर कितने हैं? 42, यानी कि ये 60 गुणित है। 60 गुणित। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं के लिए जो अपन टिट्रिकम एस्टिवम जो प्रजाति उगा रहे हैं वो कौन सी प्रजाति है? द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्थ गुणित या फिर षट गुणित। तो दोस्तों याद रखना है ये आपके हेक्साप्लॉइड है यानी कि 60 गुणित है। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति की, तो इसका जो उत्पत्ति जो है वो है आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया। याद कर लेना दोस्तों, इस चावल की दक्षिणी पूर्वी है लेकिन यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और इसके कोष्टक में आपको एक और देश का नाम पूछे, टर्की याद करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मतलब मैं परागण की बात करूं, यानी कि इसमें पोलिनेशन कौन सा पाया जाता है, वीट के अंतर्गत कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हो। इसके अंतर्गत स्वपरागण पाया जाता है। कौन सा परागण? स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेट क्रॉप है कौन? आपकी गेहूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट है, इसके पुष्पक्रम को स्पाइक कहा जाता है या फिर इसके पुष्पक्रम को माली कहा जाता है या फिर इसके पुष्पक्रम को ईयर कहा जाता है। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना और नोट करना मेरे साथ साथ में। उसके बाद दाना, मैंने अभी जस्ट बताया था सीरियल्स क्रॉप एक रोमन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है भगवान का भोजन और इसका कैरियोप्सिस बताया था ना। तो इसका जो फल है इसको अपन बोलते हैं कैरियोप्सिस। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उन सबका जो फल का प्रकार है वो है आपके कैरियोप्सिस। कोई दिक्कत दोस्तों? उससे अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो अंकुरण पाया जाता है वो है हाइपोजियल। मैंने आपको दो प्रकार के अंकुरण बता रखे हैं, एक तो है इपिजियल और एक है हाइपोजियल। तो जो आपकी अनाज वाली जो फसलें हैं इसके अंतर्गत मेनली जो है वो हाइपोजियल ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बीज पत्र भूमि से बाहर नहीं आ पाता। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं परीक्षण भार की, यानी कि जो इसका टेस्ट वेट है, वीट का जो टेस्ट वेट है वो कितना है? तो देखिए दोस्तों इसका जो टेस्ट वेट है वो है आपके 40 ग्राम। याद कर लेना दोस्तों, 40 ग्राम। और इसके साथ इसका एक मुख्य खरपतवार लगता है गुली डंडा, जैसे अपन गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूंसा कहते हैं, फेदरिस माइनर कहते हैं। उसका जो आपके टेस्ट वेट है वो है दोस्तों 2 ग्राम।
यानी कि इसमें 2n बराबर होते हैं 42, जिसमें 40 तो टेस्ट वेट किसका हो गया, गेहूं का। पीछे बचे 2, वो 2 किसके दोस्तों, वो है आपके गेहूं के या फिर गुल्ली डंडा के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो देखिए दोस्तों उसमें जो प्रोटीन होती है वो अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक पाई जाती है, समथिंग 10 से लेके 11%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट समथिंग 68 से लेके 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ एक चीजें जो हैं जो समझने की है, तो आप मेरे साथ साथ अगर आप ओके दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीवनी के ऊपर, यानी कि जो आपका गेहूं का पौधा है वो किस हिसाब से बढ़ता है, उन चीजों को अपने को देखना है। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको इसकी जीवनी। क्या बता रहा हूं दोस्तों, जीवनी बता रहा हूं। ओके, देखिए दोस्तों ये तो क्या है, इसका तना है, यानी कि ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये आपके गेहूं का क्या है, तना। यहां पे देखिए आप, यहां पे मैंने रेड रेड का कुछ कर रखा है, ये अपना है जो बीज है। क्या है दोस्तों, बीज है। अब देखिए सबसे पहले जो है आपके इसमें जड़ें निकलती हैं, उसका नाम है प्राइमरी रूट्स या फिर प्राथमिक जड़ें। इसको अपन एक और अन्य नाम से जानते हैं, अस्थायी जड़ें। कौन सी जड़ें दोस्तों, अस्थायी जड़ें। अपन ने इसका अस्थायी नाम क्यों दिया, इसका क्या रीजन है, तो देखिए दोस्तों इसका जो फंक्शन है प्राथमिक जड़ों का, पहले आप वो देखें कि बीज से निकलने वाली या फिर ये बीज से निकलती हैं एवं पौधों को प्रारंभ में भोजन उपलब्ध करवाती है और फिर ये नष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों क्या है, स्टार्ट में जब बीज को अपन भूमि के अंतर्गत लगाते हैं तो बीज से कुछ एक जो है जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, अब जो अपना बीज होता है उसको पोषण अवेलेबल करवाती है, इसको भोजन अवेलेबल करवाती है, और उसके बाद जब इसका क्राउन भाग बढ़ जाता है तब जो ये जड़ें होती हैं ये नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता रखा है कि पौधे के प्रारंभिक जो भाग होता है प्रारंभिक समय में ये निकलती है और बाद में ये नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती कहां पे, तो मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे बीज के ऊपर कुछ ना कुछ बना रखा है, तो यहाँ पे बीज से निकलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक क्राउन भाग है ना, तो क्राउन भाग से निकलने वाली जो जड़ें होती है उसको अपन क्राउन जड़ें कहते हैं, या फिर अपन इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक जड़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये लाइफ टाइम जो है इसको पोषण अवेलेबल करवाती है। ये जड़ें बीज के ऊपर, यहां पे देख सकते हो आप बीज है, बीज के जस्ट ऊपर, और क्राउन भाग देखो यहां पे ऊपर मैंने क्राउन भाग लिखा रखा है और यहां पे बीज लगा रखा है। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ये जड़ें बीज के ऊपर और मर्दा के नीचे, यानी कि ये मर्दा जो है इसके नीचे यानी कि क्राउन भाग से निकल रही है, यहां पे निकल रही है। ठीक है ना, भाग पर स्थित होती है जो समथिंग आपके 20 से 25 डे के बाद में आ जाती है। तो समथिंग आप लोग जानते हो गेहूं के अंतर्गत एक मुख्य क्रिटिकल स्टेज है जिसका नाम है CRI, वो आपके 20 से 25 डे के मध्य आ जाती है और उसकी सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था रहती है आपके 21 डे के अंतर्गत। तो ये जो स्टेज आती है वो आती है 20 से 25 दिन के अंतर्गत। ठीक है, और ये आपके पानी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील स्टेज है, तो आपको जरूर नोट करना है। इसी हिसाब से आपको ये फोटो बनाना है, यहाँ पे बीज करना है, प्राथमिक जड़ें। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पौधे को शुरुआती जो स्टेज होती है उसमें पोषण अवेलेबल करवाने का किसका काम होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी रूट्स का। उसके बाद क्राउन भाग से क्राउन जड़ें निकल रही है जिसे अपन सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं, और ये बीज के जस्ट ऊपर होती है और मर्दा की जस्ट नीचे होती है। यहाँ पे ये जो है ये मैंने पॉइंट जो खींच रखा है, लाइन खींच रखी है, ये मर्दा है। ठीक है दोस्तों, और ये आती कब है, 20 से 25 डे के बाद। ये पानी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील अवस्था है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ शब्द आ रहे हैं रेचिस, ये भी संबंधित किससे दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए गेहूं। गेहूं से संबंधित है अपना ये रेचिस। ठीक है, इधर मैंने क्या बताया आपको, पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पुष्पक्रम को कहा जाता है स्पाइक ईयर या फिर बाली। तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपके स्पाइक की फोटो है, और आपने अगर देखा है गेहूं का पौधा तो उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कुछ जो है संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो आपका स्पाइक है, स्पाइक के अंतर्गत ये जो संरचना दिखाई दे रहे हैं जिसको अपन जेड के आकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, जेड इस टाइप का होता है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हो इस टाइप में ये संरचना दिखाई दे रही है। तो गेहूं के पुष्पक्रम में पाई जाने वाली जो जिंक जैक
टाइप की जो संरचना होती है उसे अपन बोलते हैं रेचिस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गेहूं के पुष्प क्रम में पाई जाने वाली जिंक जैक संरचना को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेचिस। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहां पे जो है आपको कुछ ना कुछ ये तीखे तीखे से धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको दोस्तों कहते हैं तुस। क्या कहते हैं? तुस कहा जाता है इसको। ये जो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये आपके स्पाइक के अंतर्गत पाए जाने वाले धागेनुमा संरचना है जो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत, जहां पे ड्राई जो एरियाज है उसके अंतर्गत आपके प्रकाश संश्लेषण यानी कि कम से कम 12% प्रकाश संश्लेषण बनाने का काम कौन करती है? ये धागेनुमा संरचना, जिसका नाम क्या है? तुस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पे एक पॉइंट मैंने और आपको नोट कराया है कि प्रकाश संश्लेषण में 12% तो आपके तुस ले गया, यानी कि तुस जो है वो 12% करता है, और 50 से लेके 52% प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे की ध्वजपर्ण के द्वारा होता है। ध्वजपर्ण जो है ये आपका मान लो पौधा है और इधर से एक पट्टी टाइप निकली हुई होती है, उसे अपन बोलते हैं ध्वजपर्ण, और इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो टोटल होता है वो होता है 50 से लेके 52% तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखो यहां पे एक शब्द आ रहा है सीलिया या फिर कैल्ची। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो इसकी प्रोटीन होती है, किसकी दोस्तों? अगर मैं बात करूं गेहूं की, यानी कि गेहूं की जो प्रोटीन है, इसमें इसकी प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन। क्या दोस्तों? ग्लूटीन प्रोटीन इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि गेहूं की जो रोटी होती है वो किस लिए फूलती है, आपने अगर देखा होगा जो बाजरे की रोटी होती है, मक्के की रोटी होती है, ज्वार की रोटी होती है, वो इतनी ज्यादा फूल नहीं पाती, लेकिन जो गेहूं की जो रोटी होती है वो बहुत ज्यादा फूल जाती है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन दोस्तों ये रहा, ग्लूटीन के कारण फूलती है। ठीक है दोस्तों, पर मैं तो आपको बता रहा हूं सीलिया या फिर कैल्ची, है ना। सीलिया या कैल्ची क्या है? तो दोस्तों देखो, अगर ग्लूटीन की मात्रा अत्यधिक हो गई या फिर ग्लूटीन की एलर्जी के कारण अपन कह सकते हैं, ग्लूटीन जो होता है इसकी एलर्जी के कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है सीलिया या फिर कैल्ची। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना? सीलिया या फिर कैल्ची जो है वो ग्लूटीन की एलर्जी से होने वाला एक रोग है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक और पॉइंट नोट करना है, एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल। आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, जितने भी जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें सामान्यतः लाइसिन की कमी पाई जाती है, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन की अधिकता पाई जाती है। ओके दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपन इससे आगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपन देखने वाले हैं जो गेहूं है उसको गुणसूत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग लगानी है गेहूं का वर्गीकरण, जिसमें आपको करना है द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड। इसमें दो प्रजातियां, कितनी दोस्तों? दो प्रजातियां। ठीक है ना। डिप्लॉइड में गुणसूत्र कितने हो गए? 14। अगर आपसे पूछे जो चतुर्थ गुणित है यानी कि टेट्राप्लॉइड कह दो तो उसमें कितने हो गए? 28। अगर मान लो आपसे पूछ रहा है षटगुणित तो उसमें कितने हो गए? 42। कोई दिक्कत दोस्तों? ये तीनों के तीनों गुणसूत्र तुम्हें याद रहने ही चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या उतारना है? सबसे जो पहला है वो है द्विगुणित। द्विगुणित में भी दो प्रजातियां हैं, एक तो है आपके एंजेलोपस। कौन सी दोस्तों? एंजेलोपस जो वैरायटी है, बस आपको नाम याद करना है एंजेलोपस। इसमें कितने 2n बराबर 14 होते हैं। दूसरा टिट्रिकम मोनोकोकम। कौन सा दोस्तों? टिट्रिकम मोनोकोकम। इसे अपन सामान्य तौर पर इनकॉर्न गेहूं कहते हैं। क्या नाम है इसका? सामान्य नाम क्या है दोस्तों? इनकॉर्न गेहूं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? इनकॉर्न गेहूं। ये जो है आपके आधुनिक गेहूं का जो निर्माता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं चतुर्थ गुणित की, यानी कि द्विगुणित की तो अपन बात कर चुके, अब अपन बात कर रहे हैं चतुर्थ गुणित की, यानी कि जो ऐसी कुछ गेहूं की वैरायटियां हैं जो चतुर्थ गुणित हैं, जिसको अपन यूज में ले रहे हैं। सबसे पहले टिट्रिकम डाइकोकम। कौन सी दोस्तों? टिट्रिकम डाइकोकम। गुणसूत्र कितने हैं? 28। टिट्रिकम ड्यूरम गुणसूत्र कितने हैं? 28। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि चतुर्थ गुणित में गुणसूत्रों की संख्या 28 हो जाएगी, है ना। अब इसमें आगे बढ़ाते जाओ तो आपके षटगुणित आ जाएगा। षटगुणित में कितने हैं? आपके 42, और उसी को अपन अपने खेत के रूप में प्रयोग में लेते हैं।
ये इसकी जो विशेषता है वो आपको याद करनी है। ट्रिट्रिकम जो डाइकोकम है, इससे अपन इमर गेहूं के नाम से जानते हैं। किसी दोस्तों बुकों में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो जरूर आप नोट करें, ट्रिट्रिकम डाइकोकम को अपन इमर गेहूं के नाम से जानते हैं। और इस गेहूं का अपन प्रयोग दक्षिणी भारत में मुख्यतः उपमा बनाने में काम में लिया जाता है। यानी कि एक उत्पाद बनता है जिसका नाम है उपमा, है ना, उसमें कौन सा गेहूं प्रयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइकोकम। इधर आ दो, ट्रिट्रिकम ड्यूरम, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 28 है। इसका नाम यानी कि इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों, इसका सामान्य नाम इमर गेहूं है, इसका सामान्य नाम इनकॉर्न गेहूं है, इसका सामान्य नाम मार्कोनी या फिर काठिया गेहूं है। क्या दोस्तों, काठिया या फिर मार्कोनी गेहूं। इसका जो अपन प्रयोग लेते हैं सूजी बनाने में, सेवइयां बनाने में अपन प्रयोग में लेते हैं किसको, ट्रिट्रिकम ड्यूरम को। तो सूजी बनाने में एवं सेवइयां बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ड्यूरम। ओके दोस्तों, ये जो है आपके समथिंग शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है। काठिया शब्द आ रहा है ना, काठिया, तो काठियावाड़ के हिसाब से आप कर सकते हो, शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है। और ये आपके जो है टोटल प्रोडक्शन में अपना 12% हिस्सा रखता है। इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है गेहूं का, उसमें आपके 12% जो हिस्सा रखता है वो आपके रखता है ट्रिट्रिकम ड्यूरम। ठीक है दोस्तों, और जो इसका तना होता है ये क्या होता है, पीत से भरा हुआ होता है, जिससे तेज हवाएं चलने पर भी ये तना नीचे नहीं गिरता। ये मुख्य विशेषता है किसकी दोस्तों, ये है आपकी ड्यूरम की। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की, 100% संभावना षटगुणित। सबसे पहले अपन प्रयोग में लेते हैं ट्रिट्रिकम एस्टिवम को। इसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है आपके 42। ये आपके मैक्सिको का बोना गेहूं इसका सामान्य नाम हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक में उपयोग में लाया जाता है, समथिंग 87% अपन इस जो गेहूं को है वो उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 पे आप आ जाओ, ट्रिट्रिकम स्पेरोकोकम। बहुत ही अटपटे नाम है दोस्तों, पर गेहूं ऐसा ही है, तभी मैं सब चीजों को कवर कर रहा हूं। ट्रिट्रिकम स्पेरोकोकम, ये जो है इसको बोलते हैं भारत का बोना गेहूं, और इसको बोला जाता है मैक्सिको का बोना गेहूं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर मैं 3rd की बात करूं तो ट्रिट्रिकम वल्गेर, ये जो है आपके सामान्यतः जो ब्रेड वाले जो होते हैं उससे अपन बोलते हैं। जो ब्रेड वाला गेहूं है कॉमन ब्रेड के नाम से जाना जाता है, किसको, ट्रिट्रिकम वल्गेर को। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन आपके जरूर खर्च होगी कि ये जो बकेनी की उत्पाद होते हैं, है ना, जैसे कि अपन ब्रेड बनाने में किसको यूज ले रहे हैं, तो सामान्यतः अपने देश में अपन तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम है उसको ही उगाते हैं, और उसके अंतर्गत ही जो है वो आपके ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः इसको भी प्रयोग में लिया जाता है, बेकरी के उद्योगों में भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी कि इतने सारे नाम हम किस हिसाब से याद करें। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छी सी प्यारी सी आप लोगों के लिए ट्रिक है, तो उस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, क्या है, एक आपकी फैमिली है, ये लो मैंने बना दी जी फैमिली। भाई देख लेना मेरे दोस्तों, इधर देख लेना दोस्तों, कभी नहीं आपको ये याद किसी ने नहीं करवाया होगा। जरूर मेरा प्लेटफॉर्म जरूर छोटा है, पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं। और मैंने ये सोच रखा है कि गरीब मेरे दोस्त, मेरे छात्र जो मेरे जैसे ही हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है मैं खूब कोशिश करूंगा। और आप लोगों को सपोर्ट रहा तो एक दिन यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वापिस आ जाओ, ये मान लो आपकी अपनी फैमिली है, इसमें कौन है, एक तो मैं हूं, कौन है दोस्तों, एक मैं हूं, और ठीक है, एक तो माँ है या फिर मैं हूं, माँ कर दो, MA से हो गया माँ। और एक तो है दीदी, कौन है, दीदी है, दीदी हो गया। और कौन है, मैं सवय हूं, सवय का मतलब मैं खुद। ये ट्रिक है दोस्तों। अब आप कहोगे कि भाई तूने यार क्या ट्रिक बता दी, इसमें तो क्या समझे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो आपके A से एंजेलोपस और M से मोनोकोकम, ये जो दो हैं ये आपके द्विगुणित हैं, यानी कि द्विगुणित 14 गुणसूत्र। ओके दोस्तों, उसके बाद ये D और ये D, ड्यूरम और डाइकोकम। ड्यूरम और डाइकोकम जो है ये आपके चतुर्थ गुणित है। क्या है दोस्तों, चतुर्थ गुणित, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो होगी 28। यहां तक DD पहुंच गया। ठीक है, लास्ट में है आपके सवय। सवय का मतलब क्या हो गया, एक तो है आपके ये, वो से आप क्या याद कर सकते हो, वल्गेर को याद कर सकते हो। ठीक है, स से क्या याद कर सकते हो, ये से आ रहा था, एस्टिवम से आप याद कर सकते हो। और लास्ट में क्या है आपके
हाँ ये से क्या हो गया, स्फेरोकोकम। मतलब ये थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये वाली ट्रिक आपको थोड़ी अगर अलग लग रही है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला स और ये ना, ठीक है, वह से क्या हो गया, वल्गैर, और एक आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 42। तो जरूर मुझे बताएं, और भी बहुत सारा गेहूं बच रखा है। मैं अभी बड़ी बड़ी क्लासें नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट था कि क्लासों को छोटी करके डाला करो। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि पार्ट में अपन गेहूं को डालेंगे, 4 से 5 क्लासें या 1 से 2 क्लासों में समथिंग खत्म करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।